हुँ, तो इन लोगों को पहाड़ी हो या फिर कोई भी हिल स्टेशन हो, ऐसी जगह पे रखा जाता था। हुँ, मतलब दे हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी हुँ, कि इस तरह के लक्षण, किसी को खांसी है, किसी का वजन कम हो रहा है या किसी की खांसी से खून आ रहा है, तो बोलना बहुत जरूरी है कि टीबी का बैसिला ये हजारों लाखों वर्षों से हमारे अंदर है। ये लंग्स के बाहर पानी का भी टीबी होता है, हुँ, लंग्स के बाहर से पानी होता है। राइट फ्रॉम अगर ऊपर से देखा जाए तो ब्रेन का भी टीबी होता है, हुँ, आंखों का भी टीबी होता है, हुँ। स्किन का भी टीबी होता है, फिर बोन्स का भी टीबी होता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर बीना वंदना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अशोक बंसोदे, जो न सिर्फ चेस्ट डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं बल्कि ट्यूबरकुलोसिस जैसे सीरियस इलनेस में भी उनका काफ़ी गहरा अनुभव है। डॉक्टर अशोक हजारों पेशेंट को सफलता से ट्रीटमेंट किए हैं, तो आज टीबी के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। टीबी क्यों होता है, क्या लक्षण है, इससे कैसे बचा जा सकता है और ट्रीटमेंट कहां से शुरू किया जाए। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस चैनल पे हेल्थ एक्सपर्ट को ला सके और वो उनके द्वारा विस्तृत व्यू हम ले सके। वेलकम सर, हमारे नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पहला ही क्वेश्चन मैं ये लेना चाहूंगी कि अभी के सिचुएशन में टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस है, उसका सिचुएशन क्या है इंडिया में। टीबी अगर देखा जाए, इनिशियली मैं तो टीबी के बारे में शुरू ऐसे करना चाहूंगा कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी या राज्यक्षय या फिर थाइसिस क्षय रोग, ऐसे बहुत सारे नामों से ये टीबी जाना जाता है। और ये टीबी का एग्जिस्टेंस राइट फ्रॉम इजिप्शियन मम्मीज से, मतलब कि यू कैन इमेजिन कि हजारों वर्ष से टीबी का एग्जिस्टेंस है। और ये देखा गया है कि अभी रिसेंटली अगर डाटा हम देखें, इंडिया में टीबी के केसेस 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे लगभग 200 टीबी के पेशेंट्स मरीज पाए जाते हैं। हर 1 लाख के पीछे 200 पेशेंट पाए जाते हैं। जैसे टीबी की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, तो एग्जैक्ट टीबी है क्या, उसको हम कैसे समझेंगे। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं, ये एक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने वाला डिजीज है। टीबी ये डिजीज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैसिलाई से होता है। इसका सबसे पहले मतलब रॉबर्ट कॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में फर्स्ट ही हैड डिस्कवर दिस ट्यूबरकुलोसिस का उसने शोध लगाया। तब से पता चला कि ये जो सिम्टम्स हमको दिखते हैं, ये उस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। और इसके अगर हम लक्षण देखे जाए तो खांसी आना, वजन कम होना, भूख कम होना, कभी कभी खांसी में से खून आना, ये सब इसके ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण हैं। जिस भी पेशेंट में, मरीज में ये लक्षण पाए जाते हैं, जब उनकी जांच की जाती है खांसी की, तो बलगम की या स्पुटम की या फ्लेम की, तो उसमें टीबी का बैसिलाई दिखता है। तो समझ में आता है कि ये सब लक्षण इस पेशेंट को ये टीबी की वजह, ये ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया या बैसिलस की वजह से है। ये जो ट्यूबरकुलोसिस को लेके बहुत ज्यादा स्टिग्मा है कि मुझे नहीं हो सकता है, ये किसी को और हो सकता है लेकिन मुझे नहीं हो सकता है, मैं ठीक हूँ, खांसी है, नॉर्मल खांसी है, लेकिन टीबी मुझे नहीं हो सकता है। वो क्या है, उसको कैसे तोड़ा जाए। इनिशियली क्या होता था ना, अगर किसी को टीबी हो जाए तो उन लोगों को गांव के बाहर रखा जाता था। अच्छा। टोटली, मतलब उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन ऐसा है कि वेल वेंटिलेटेड, एरिएटेड, अगर क्योंकि टीबी का तो कोई इलाज नहीं था पिछले 50-60 साल पहले, तो इन लोगों को पहाड़ी हो या फिर कोई भी हिल स्टेशन हो, ऐसी जगह पे रखा जाता था। मतलब दे हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी कि इस तरह के लक्षण, किसी को खांसी है, किसी का वजन कम हो रहा है या किसी की खांसी से खून आ रहा है, और वो कुछ भी करो तो दुरुस्त तो नहीं होने वाला, ट्रीट नहीं होने वाला, क्योंकि उसका कोई इलाज ही नहीं था, कोई मेडिसिन ही नहीं था। होम रेमेडीज तो क्या करते हैं, अगर कुछ भी होम रेमेडीज करो ठीक ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि अगर सिंपल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो वो तो 8-10 दिन में या 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन ये ठीक हो ही नहीं रहा।
और इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या करते थे फिर कि गांव से बाहर रख देते थे, माउंटेन में या हिल स्टेशन में या फिर ऐसी जगह पे रखते थे कि वेल वेंटिलेटेड है, ताकि वो, और उनको फिर उनके पास भी कोई जाना नहीं चाहता था क्योंकि उनसे हमको ना हो। इसलिए ये स्टिग्मा क्रिएट हो गया सोसाइटी में कि अगर इस तरह का बीमारी है, खांसी आ रही है और ठीक नहीं हो रही है तो इनके पास नहीं जाना है, कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ, कर्ज है भगवान का, कुछ तो मतलब इस वजह से ये लोग अलग है हमसे। ऐसा दिस टाइप ऑफ स्टिग्मा वाज देयर इन सोसाइटी इनिशियल डेज। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेडिसिन आए, पहले इंजेक्शन आए, फिर टैबलेट्स आए, इससे फिर ये पेशेंट ट्रीट होने लगे, अच्छे होने लगे। तो वो स्टिग्मा अभी भी है, पहले जो जिस तरह से ये मेडिसिन आने से पहले का जो इरा था, लगभग 50-60 साल पहले का, तो उनके लिए जो अलग सैनिटोरिया बनाया जाता था ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स के लिए माउंटेन हिली एरिया में, तो उसकी वजह से स्टिग्मा अभी भी सोसाइटी में। इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर मुझे खांसी है 2 हफ्ते से ज्यादा है तो मुझे टीबी होगा। तो क्यों एक्सेप्ट नहीं करती? क्योंकि अगर मैंने बोल दिया मुझे टीबी है तो क्या मुझे भी गांव के बाहर भेज देंगे? क्या मुझे भी मेरे फैमिली से दूर करेंगे? क्या मुझे भी सोसाइटी से दूर करेंगे? बिकॉज ऑफ दैट स्टिग्मा इज देयर। इसलिए लोगों के माइंड में, और ये सब चलते आते हैं, कहानी बताते हैं फैमिली टू फैमिली या तो स्टोरीज के जरिए चल जाता है। इसलिए पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि हमको टीबी है। लेकिन आज सिनेरियो मेडिकली साइंटिफिकली ये रिसर्च में पाया गया है तो ऐसा नहीं है। टीबी इज क्यूरेबल, प्रिवेंटेबल, आप एक्सेप्ट करो, उसका इलाज करो और ठीक हो जाओ। तो वो स्टिग्मा दूर करने के लिए एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे पहले से जो चलती आ रही है बीमारियां, जैसे पोलियो को हम पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं इंडिया से, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। हम ट्यूबरकुलोसिस को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? ट्यूबरकुलोसिस को हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ये बताते समय मुझे ये बोलना बहुत जरूरी है कि टीबी का बैसिला ये हजारों लाखों वर्षों से हमारे अंदर है, ये पाया गया है। फॉर एग्जांपल इजिप्शियंस ममीज के जो बोन्स है उसके अंदर टीबी के जीन्स पाए गए हैं। अच्छा। तो ऐसा कोई भी दूसरा बैक्टीरिया या वायरस नहीं है जो कि इतने सालों से रिसर्च के अंदर पाया गया है। तो यू कैन से दैट कि टीबी के बैसिलाई का एग्जिस्टेंस बहुत सालों से है और अभी रिसर्च में ये भी समझ में आया कि इसका ग्रोथ बहुत स्लो है। और पहले तो ये टीबी का मतलब मेडिसिन आने से पहले का इरा अगर देखा जाए तो उसमें टीबी सिम्टम्स आने के बाद, टीबी इन्फेक्शन होने के बाद या तो लोगों को गांव के बाहर रखा जाता था या फिर समझ में नहीं आता था या हेल्दी लोगों को होता ही नहीं था। जब मेडिसिन आया तो क्या हुआ कि ट्यूबरकुलोसिस का बैसिलाई का बिहेवियर भी चेंज हो गया। अगर आप प्रॉपर मेडिसिन प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में पूरा नहीं करते हैं तो वो बैसिलाई अपने आप को जेनेटिकली म्यूटेट करके उस मेडिसिन को रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। तो ये रिसर्च में समझ में आ रहा है कि वो बैसिलाई अपने आप को म्यूटेट करके चेंज करता है अपना रूप। अच्छा। तो बिकॉज ऑफ दैट ये एक बहुत बड़ा हर्डल है कि हम उस टीबी के बैसिलाई को पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं कर पा रहे। वो अडॉप्ट करते जा रहा है, वो खुद को चेंज करते जा रहा है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, जिस जैसे भी उसको मेडिसिन मिल रहा है। अगर वो बंद कर दिया, पूरा किल होने से पहले अगर बंद कर दिया तो फिर वो उस मेडिसिन को रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, उसका नॉर्मल पार्ट बन जाता है उसकी बॉडी का बैसिलाई के। इस वजह से मुश्किल जा रहा है कि ये टीबी के बैसिलाई को एरेडिकेट होना। जी बिल्कुल, ये तो बहुत डिफिकल्ट है कि मतलब वो म्यूटेट खुद भी ही हो रहा है कि मेडिसिन को भी अडॉप्ट कर ले रहा है। तो इसके ऊपर एक ही है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट का कोर्स जो है वो कंप्लीट करें ताकि रिसर्च में फिर आगे समझ में आए कि इस बैसिलाई को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और केसेस एक्टिवली आइडेंटिफाई करें। अगर ड्राइव चलाते हैं हम कि हर घर जाके टीबी का बैसिलाई ढूंढना है, और ये इतना आसान काम नहीं है। गवर्नमेंट भी, WHO, सब लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और सब लोग दे आर वर्किंग वेरी नाइसली। अगर हम ड्राइव भी चलाते हैं एक्टिव, हर घर जाके टीबी का बैसिलाई ढूंढना है तो लोगों ने भी कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि और गवर्नमेंट का अभी का जो 2025 का है कि वी हैव टू एरेडिकेट ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025, मोदी जी ने भी डिक्लेयर किया था ये। अच्छा। तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से गवर्नमेंट मशीनरी काम कर रही है। Hopefully we will be successful in eradicating this tuberculosis with the help of people awareness.
अभी खांसी की बात की है, तो खांसी जो है, एक नॉर्मल बंदा को अगर खांसी है, किसी को खांसी हो रही है, तो वो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये नॉर्मल खांसी है और ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए है। टीबी के बारे में अगर हम इंडिया में देखेंगे तो वी आर लिविंग इन अ क्राउडेड पॉपुलेशन। तो ऐसा एक सर्वे में पाया गया है कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन इज हैविंग टीबी बैसिला इन देयर बॉडी। हम्म। मतलब कि हमारे पॉपुलेशन का अगर देखा जाए 140 करोड़ पॉपुलेशन का, तो लगभग उसमें से 50 करोड़ लोगों के बॉडी के अंदर टीबी का बैसिला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अच्छा। लेकिन वो बढ़ेगा कब या सिम्टम्स कब दिखेंगे, जब पेशेंट का इम्यूनिटी कम होगा। अच्छा। तब वो बैसिला बढ़ेगा और उसके सिम्टम्स दिखेंगे। तो खांसी, सर्दी खांसी कॉमन बाकी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में भी होती है। वो आम ट्रीटमेंट से या फिर कभी कभी खुद से भी कम हो जाती है, रिकवर हो जाता है पेशेंट सिंपल ट्रीटमेंट से। जब ये 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी चल रही है और पेशेंट नॉर्मल हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, इलाज करते हैं, उससे अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर हमें पेशेंट सोचना पड़ता है कि क्या ये टीबी का मरीज है। तब जाके हम 2 हफ्ते में बाकी सब ये दे रहे ट्रीटमेंट और समझ में आ रहा है कि 2 हफ्ते में पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है और खांसी इसका 2 हफ्ते से ज्यादा है, तब हम टीबी के लिए जांच करते हैं और फिर वो अगर टेस्ट में पाया जाता है तो उसका इलाज करना पड़ता है। टीबी किन कारणों से होता है? टीबी होने का कारण तो ये है कि सबसे पहले हमने जो देखा कि टीबी का जो बैसिला है या बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो हमारे बॉडी में एंट्री करता है हवा के जरिए, एयर के जरिए। तो ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है सबसे पहले तो। अगर कोई मरीज हमारे बॉडी में खांस रहा है, वो खांसने के बाद अगर उसको ऑलरेडी टीबी है, खांसी में से उसका वो टीबी का बैसिला बाहर आएगा सांसों में से खांसने के बाद, और हमारे पास बैठा है और हमने वो इनहेल कर लिया हवा में से, और हमारे बॉडी में वो टीबी का बैक्टीरिया आ गया, हमारी इम्यूनिटी कम है, वो हमारी बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर गया, सिम्टम्स कर रहा है, तो इस तरह से टीबी हो रहा है। जैसे कि अभी आपने बताया कि टीबी फैल रही है, मतलब कि फैल सकता है, अगर मुझे है तो बगल वालों को भी मैं इन्फेक्ट कर सकती हूँ। तो हम उससे बचे कैसे? अगर घर में किसी को है तो उससे बचा कैसे जाएगा फिर? घर में अगर किसी मरीज को टीबी है तो उस मरीज को वेल वेंटिलेटेड रूम में रखो, जहाँ पे हवा अच्छे से सर्कुलेट हो रही है। उसे मास्क पहनने के लिए बोलो, और बाकी लोगों ने प्रिकॉशन लेना है कि अपना डाइट अच्छा रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, ताकि हमारा इम्यूनिटी अच्छा हो और हमको उनसे टीबी ना हो। अच्छा। तो ये एक सिंपल मेजर्स है कि जिस पेशेंट को टीबी है घर में, उसको वेल वेंटिलेटेड रूम में रखो, कॉम्पैक्ट रूम में ना रखो, उसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ ताकि उसका भी बॉडी का इम्यूनिटी हेल्दी रहे। और जिन लोगों जो उस घर में रह रहे, तो उन लोगों को अपना डाइट अच्छा रखना है और हेल्दी रहना। डाइट की जैसे बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसे टीबी से बचने के लिए क्या हमें अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए? डाइट, जंक फूड अवॉइड करना है सबसे पहले तो। हाँ। और हाई प्रोटीन डाइट, मतलब जैसे कि बॉइल्ड एग है, स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, और रूटीन हम जो खाते हैं रोटी चावल सब्जी, ये सब ठीक से रहे, दैट इज सफिशिएंट टू हैव अ गुड इम्यूनिटी। हमारी बॉडी का रोग प्रतिकार शक्ति अच्छा रखने के लिए या हम हेल्दी रहने के लिए वो सफिशिएंट है। टीबी जैसे कि टीबी लंग को ही इफेक्ट करता है और या फिर पूरे बॉडी को हार्म कर सकता है? इस सवाल का जवाब देते समय मैं ये बोलूंगा कि हमारे शरीर में नेल्स और हेयर्स, अगर ये 2 पार्ट छोड़े तो किसी भी पार्ट को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ओके। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो खांसी से हो रहा है मतलब कि वो लंग्स का ही टीबी है। लंग्स के बाहर जो सबसे पहले पार्ट है, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन जिसे बोलते हैं, लंग्स के बाहर पानी का भी टीबी होता है। लंग्स के बाहर से पानी होता है। राइट फॉर्म अगर ऊपर से देखा जाए तो ब्रेन का भी टीबी होता है, आंखों का भी टीबी होता है, स्किन का भी टीबी होता है,
फिर बोन्स का भी टीबी होता है, स्पाइन का टीबी होता है, पेट में अगर देखा जाए इंटेस्टाइन का टीबी होता है, लीवर का टीबी होता है, किडनी का टीबी होता है, किसी भी पार्ट का टीबी हो सकता है। टीबी की गांठ भी होती है, उसका भी टीबी होता है। गले में गांठ आना, बगल में गांठ आना, ग्राइन में गांठ आना, ये सब टीबी अलग अलग प्रकार का टीबी होता है। टीबी के वैसे मेजॉरिटी दो टाइप्स होते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी लंग्स वाला और अदर देन लंग्स। फैलता ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही है, खांसी से ही है और लंग से ही है, लेकिन वो बाकी अवयवों में भी बॉडी के जाके टीबी कर सकता है। अच्छा, तो जैसे कि अभी तक मैं जान पाई थी कि टीबी ज्यादातर इफेक्ट करता है लंग को, तो अदर जो बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर रहा है उस पे भी क्या खांसी आता है, जो हम पहचानने के लिए टीबी के लिए जाना जाता है कि खांसी होता है, तो अदर पार्ट में भी अगर टीबी हो रहा है तो हम उसको डिपेंड करता है कि किस बॉडी के पार्ट का वो टीबी है, उस तरह से उसके लक्षण आते हैं। जब वो लंग्स का टीबी है तो लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स लक्षण आएंगे, तो खांसी आएगा, बलगम आएगा और खून भी आ सकता है। लेकिन अगर वो टीबी पेट से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, तो खांसी नहीं आएगा। लेकिन जैसे कि अदर सिम्टम्स है, वेट कम होना, रात शाम को फीवर आना, वीकनेस, ये सब लक्षण हो सकते हैं। बस खांसी रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लंग्स का टीबी है तो ही आएगा। बाकी बॉडी के पार्ट का अगर टीबी है तो खांसी नहीं रहेगी। अच्छा, एक आईवी पेशेंट को ज्यादा चांस होता है क्या टीबी के होने का, या फिर क्या रीजन रह जाता है? जिन पेशेंट को एचआईवी है या फिर एड्स है, उन पेशेंट का ऑलरेडी इम्यूनिटी उस वायरस की वजह से कम होता है, और जब इम्यूनिटी कम होता है तो ये बैक्टीरिया टीबी का बढ़ता है। इसलिए एचआईवी पेशेंट में ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस पाया गया है। तो एचआईवी पेशेंट को डेफिनेटली ज्यादा रिस्क है ट्यूबरक्लोसिस होने का, क्योंकि ऑलरेडी 40% ऑफ पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड विद ट्यूबरक्लोसिस। और अगर उसमें से किसी को एचआईवी है तो सबसे पहले अगर वो बैक्टीरिया कोई बढ़ेगा तो टीबी वाला बढ़ेगा, और उनको टीबी के लक्षण जल्दी समझ में आएंगे। अच्छा। तो ऐसे पेशेंट में डेफिनेटली टीबी ज्यादा मात्रा में पाया गया है। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन है कोई, तो प्रेग्नेंट वीमेन से उनके वूम में जो बच्चा है उसमें ट्रांसफर हो सकता है टीबी? कोई अगर महिला प्रेग्नेंट है और उसको ट्यूबरक्लोसिस है, हाँ, या तो उसको पहले ट्यूबरक्लोसिस है उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, या प्रेगनेंसी में ट्यूबरक्लोसिस उसको हो गया, तो टीबी बच्चे को होने का चांस है एक तो प्लासेंटा के थ्रू। टीबी जेनेटिकली डिजीज नहीं है कि वो आनुवंशिक नहीं है, जैसे कि ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, ये बीमारियां फैमिली में चलती आती है, उस टाइप में टीबी नहीं आता है, जेनेटिकली ये ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन अगर प्लासेंटा के जरिए बैसिलाई जाता है, लेस चांसेस है, लेकिन अगर गया डिलीवरी के टाइम पे तो टीबी हो सकता है। और डिलीवरी के बाद में जब वो इन्फेक्टिव टाइम में है, जैसे कि वो खांसी कर रही है और खांसी में से टीबी का बैक्टीरिया बाहर आ रहा है, तो वो बच्चे को सांस के जरिए हो सकता है। यही एक चांस है कि प्रेग्नेंट महिला से उसके बच्चे को टीबी होने का चांस होता है। तो ऐसे बच्चों में भी टीबी की संख्या काफी है? डिलीवरी होते ही बेबी को बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है, ताकि उससे सीरियस टीबी ना हो, जैसे ब्रेन का या अदर बॉडी पार्ट्स का जो मेनिंजाइटिस होता है, उस टाइप का टीबी ना हो, इसलिए बीसीजी दिया जाता है। इसलिए बच्चों में पहले 2 साल में टीबी का इन्फेक्शन कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसके बाद वो कॉमनली, जैसा कि इंसिडेंस है टीबी का लाख में से 200 लोगों में, वो कॉमन है। कॉमन फिर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि बच्चों में अलग ज्यादा टीबी है या अडल्ट में अलग। और क्या ऐसा अभी के टाइम में चेंजेस हो रहे हैं? जैसे पहले देखा जाता था कि गांव में या पुअर इकोनॉमी जिनका है वो ज्यादा टीबी से ग्रसित होते थे, और अभी शहरों में भी उसका काफी मात्रा, वेल सेटल, वेल मेंटेन फैमिली में भी इसकी मात्रा देखी जा रही है, आंकड़े ये बताती है। तो वो लाइफस्टाइल क्या चेंजेस कर रही है? मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफस्टाइल से रिलेटेड अगर हम टीबी को कंसिडर करें तो ये समझ में आ रहा है कि आजकल के जो आईटी पब्लिक है उनमें स्ट्रेस लेवल है, फिर डाइट एक फैक्टर है, स्मोकिंग एक फैक्टर है। स्मोकिंग की वजह से लंग्स का जो लेयर्स है वो इन्फ्लेम हो जाता है, और उनके पास में कोई
खांसी कर दिया टीबी वाला पेशेंट, उनके बॉडी में चला गया, तो वहां पे उसको एक वातावरण हो जाता है कि टीबी का बैसिलस वहां बढ़ेगा। तो स्मोकिंग है, लाइफस्टाइल में डाइटिंग ज्यादा करने की वजह से जो वीकनेस आ रहा है, इम्यूनिटी कम हो रही है, और स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से भी इम्यूनिटी कम हो रही है। तो ये सब रीजंस है कि आजकल ये आप बोल रहे हैं कि शहरों के पॉपुलेशन में या रिच क्लास में भी टीबी पाया जा रहा है। तो और मे भी घर में काम करने वाला अगर लेबर क्लास है, वो ऑलरेडी क्राउडेड प्लेस में रहता है, उनको इन्फेक्शन है, वो खांस रहे हैं, तो दे आर चांसेस कि उनकी वजह से भी टीबी हो सकता है ये रिच क्लास में। जैसे कि अमिताभ बच्चन को भी टीबी हुआ था, जिसके कारण मुझे ये क्वेश्चन आया कि उनको भी एक बार वो ग्रसित हुए थे टीबी से। तो हाँ, डेफिनेटली अमिताभ बच्चन जी ने तो वो अपफ्रंट एक्सेप्ट किया है, और पब्लिकली भी वो बोलते हैं कि टीबी से वो ग्रसित होके रिकवर हुए हैं। तो उनको टीबी है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है। तो रीजन ये होगा कि कोई उनके पास में या काम करने वालों में से जब भी कांटेक्ट में आए, जिसको टीबी है वो खांसा होगा, तो उनके बॉडी में उस तरह से वो सांस के जरिए बैक्टीरिया चला गया, और जब भी इनका इम्यूनिटी कम हुआ होगा तो वो बैसिलस बढ़ गया, और समझ में आया उनके लक्षण कि हाँ, टेस्ट करने के बाद कि उनको टीबी हुआ है, और वो रिकवर भी हुए उसमें से। और वो अभी ब्रांड एम्बेसडर ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के, वो बताते हैं लोगों को, अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं कि टीबी क्या है, आप जांच कीजिए, कुछ लक्षण आते हैं तो, और टाइमली इलाज किए तो रिकवर भी हो जाएंगे। आप कोई अपने पेशेंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं? अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया था, वो हाई क्लास सोसाइटी से ही था, और वो मैराथन रनर भी था। अच्छा। तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो गई कुछ, तो फिर हमने सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन में लंग्स में एक जगह पे कुछ दिखा हमें, पैच जिसे बोलते हैं निमोनिया का। तो फिर हमने उनका दूरबीन से जांच किया। दूरबीन की जांच में टीबी का बैसिलस समझ में आ गया। तो पेशेंट वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मुझे कैसे टीबी हो सकता है, मैं तो हेल्दी हूँ, मेरा तो कोई सिम्टम्स भी नहीं है, ना खांसी है, ना कभी वजन कम हुआ है, ना तो वी हैव इन्वेस्टिगेटेड हिम। उनका दूसरा भी टेस्ट किया तो समझ में आया कि उनको शुगर भी है। अच्छा। शुगर है, टीबी है, और ब्लड में से भी लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस का भी टेस्ट किया, उसमें से समझ में आया कि डेफिनेटली। तो बोलने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि टीबी के लक्षण आने ही चाहिए, 2 हफ्ते का खांसी होना चाहिए। और स्पेशली उनके घर में दूसरा एक था कि उनकी मम्मी को भी टीबी था। अच्छा। मम्मी को टीबी 2-4 साल पहले था। तो दीज आर द रीजंस की, मतलब घर में किसी को टीबी है, ऑलरेडी उनको पता है, उनकी वजह से इनको हुआ होगा। शायद टीबी के पेशेंट ने मास्क यूज नहीं किया होगा, या फिर इन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिया होगा, या फिर इनको डायबिटीज भी है, तो डायबिटीज में भी टीबी के होने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे कि HIV है और एनीमिया है, इसमें ऑलरेडी इम्यूनिटी कम रहती है। तो शायद 2-4 साल पहले इनके बॉडी में उनकी मम्मी को जो था टीबी, उनका इन्फेक्शन गया होगा, लेकिन ये हेल्दी थे तो कुछ समझ में नहीं आया, और बैक्टीरिया बढ़ता रहा बॉडी में। इसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है। कोविड के वायरस के जैसा नहीं होता है कि आज गया 5 दिन में सिम्टम्स आ गए, बहुत ज्यादा लंग्स में फैल गया, और तुरंत या तो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, या फिर डेथ हो गई, या फिर रिकवर हो गया। कोविड के जैसा नहीं, इसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है टीबी के बैसिलस का। तो ही वॉज रियली रिच क्लास से पेशेंट है, VIP पेशेंट है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिम्टम्स आने ही चाहिए, 2 हफ्ते का खांसी हो, खून आए, या वजन कम हो, ऐसे भी पाया जाता है। ये कितना टाइम टेकिंग है? मतलब टीबी अगर हमारे में आज बैक्टीरिया ने इनहेल हुआ है, तो कितने टाइम बाद वो सिम्टम दिखाना शुरू करता है? ऐसा कुछ टीबी का बैसिलस बहुत स्मार्टली एक्ट करता है। अगर उसका नॉर्मल लाइफ कोर्स देखा जाए तो उसको 90 डेज लगते हैं मल्टीप्लाई होने में, 1 का 2 होने में। अच्छा। और वो भी जब हमारी बॉडी में आता है तो साइलेंट बैठता है, नॉर्मल जैसे होता है, वो राह देखता है कि इनका इम्यूनिटी कब कम हो जाएगा, तब मैं बढ़ूंगा। ओके। नॉर्मल मतलब वो बढ़ेगा ही नहीं, वैसा ही रहेगा, जिंदा रहेगा, लेकिन 1 का 2 कभी नहीं होगा। जब होगा वो हमारा इम्यूनिटी कम होगा, तभी ये बैसिलस बढ़ेगा। इसलिए यू कांट प्रेडिक्ट कि आज हमारे बॉडी में बैसिलस, मैं तो ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि 40% पॉपुलेशन इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड। आज अगर मुझे टीबी है, मैंने खांसी किया, हवा के जरिए इनहेलेशन से आपकी बॉडी में गया, लेकिन
ऐसा नहीं कि 90 डेज बाद, 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद आपको सिम्टम्स आएंगे, हाँ। सालों लग सकते हैं। अच्छा। जब आपका इम्यूनिटी कम हो जाएगा बुढ़ापे में, अगर हाँ। आप डाइट कर रहे हैं, नहीं खाना खा रहे हैं, या कुछ दूसरा इन्फेक्शन डायबिटीज हो गया, हम्म। तो फिर तब इम्यूनिटी कम होगा, तब बढ़ेगा, तब जाके आपको लक्षण आ सकते हैं, तब अच्छा। जाके कोई भी मतलब या तो लंग्स का होगा या अदर पार्ट ऑफ बॉडी, लिम्फ नोड भी आ सकते हैं, पेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, चांसेस। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज वी हैव टू मेंटेन आवर हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके। बॉडी में अगर बैसिला है फिर भी उसको बढ़ने नहीं देना, हम्म। क्योंकि वो बहुत स्मार्ट एक्ट करता है बैसिला टीबी का। ये तो काफी डेंजरस हो गया। डेंजरस है। और आजकल मतलब सर्वे में देखा गया है कि 1 लाख पॉपुलेशन में से 200 लोगों को अगर हम टेस्ट करें उनका, तो टीबी है। अच्छा, अभी आपने बताया कि बहुत स्लोली एक्ट करता है, तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे इनके बढ़ने का, मतलब जिससे हम समझ जाए कि हाँ अब वो एक्टिव जोन में चला गया है। जब भी हमको खांसी हो रही है और वो खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा चल रही है, 1 महीना, कभी कभी हम छोटा मोटा इलाज कर लेते हैं। आजकल तो पेशेंट खुद भी करते हैं या डॉक्टर के पास जाने के बाद ट्रीटमेंट लेते हैं कि मुझे सर्दी खांसी हो रही है या फिर खून आ रहा है। जब डॉक्टर को ट्रीटमेंट दे रहे हैं 1-2 हफ्ते में ठीक होना चाहिए। बाकी अगर नॉर्मल दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं, कॉमन बैक्टीरिया से होने वाला जो इन्फेक्शन है लंग्स का, तो वो 1-2 हफ्ते में ठीक हो ही जाता है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, खांसी अगर 2 हफ्ते से ज्यादा चल रही है, देन वी हैव टू थिंक ऑफ मे बी दिस इज अ ट्यूबरकुलोसिस। तो ये एक लक्षण बहुत जरूरी है कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होना। और दूसरा एक लक्षण है कि इन टीबी के मरीजों में बुखार, फीवर शाम को आता है। अच्छा। इवनिंग राइज ऑफ फीवर होता है। और एक लक्षण है कि वेट 10% 1-2 महीने में कम हो रहा है, 1 महीने में कम हो रहा है। अच्छा। तो ये 2-3 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स बोलते हैं। ये सिम्टम्स अगर है तो डेफिनेटली वो पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर ये तो हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग से रिलेटेड वाला टीबी। लेकिन अगर टीबी दूसरे अवयव का है, जैसे कि गांठ आती है गले में या फिर एक्सिला में या फिर ग्रॉइन में, तो वो जो स्वेलिंग है मोर देन 1-2 सेंटीमीटर का, अगर वो गांठ है, स्वेलिंग है, समझ में आ रहा है हाथ लगाने के बाद, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। उसके साथ में फिर खाना कम, भूख भी कम होती है, वेट लॉस हो रहा है, फीवर आ रहा है, देन वी हैव टू टेस्ट दैट स्वेलिंग फॉर ट्यूबरकुलोसिस। टीबी क्या ठीक हो सकता है और ये कितना टाइम लेता है? हाँ, डेफिनेटली टीबी ये क्यूरेबल, प्रिवेंटेबल, ट्रीटेबल, अवॉइडेबल डिजीज है। जब टीबी डायग्नोस हो गया, समझ में आया कि पेशेंट का टेस्ट करने के बाद सिम्टम उसका जो दे रहे उसमें टीबी का बैसिला दिख रहा है या फिर गांठ है उसमें से सैंपल निकालने के बाद दिख रहा है टीबी का, तो उसमें भी 2 टाइप्स है। एक तो ससेप्टिबल टीबी, मतलब जो रूटीन टीबी का ट्रीटमेंट है उससे ये टीबी का बैसिलाई जो है वो कंट्रोल में आएगा या इरेडिकेट हो जाएगा। और दूसरा है एमडीआर टीबी, जो कि रूटीन वाली ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा। टीबी के ट्रीटमेंट में 4 ड्रग देते हैं मेनली। ये पूरा कोर्स इनिशियली सिंपल टीबी है, जिसे हम सिंपल टीबी बोलेंगे, तो 6 महीने का होता है। इनिशियल 2 महीने में इंटेंसिव फेज बोलते हैं, उसमें 4 ड्रग्स देते हैं, और आगे के 4 महीने में 3 ड्रग्स देते हैं। इनिशियली ये आगे के 4 महीने में 2 ड्रग्स देते थे, लेकिन अभी नए रिसर्च के अकॉर्डिंग इनिशियल 2 महीने में 4 ड्रग्स और आगे के 4 महीने में 3 ड्रग्स देते हैं। इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज ऐसा बोलते हैं इसे। तो इंटेंसिव फेज में जो 4 ड्रग्स देते हैं उसके नाम है रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पाइरिजोनामाइड और इथाम्ब्यूटाल। ये 4 ड्रग्स है। वो भी वेट के अकॉर्डिंग देने होते हैं, उसका भी डोज अलग अलग होता है। तो 4 ड्रग्स लेने पड़ते हैं इनिशियल 2 महीना, और अगले 4 महीने में 3 ड्रग्स लेने होते हैं। HRE मतलब आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और इथाम्ब्यूटाल। एक पाइरिजोनामाइड नहीं देते उसमें, क्योंकि उसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, उसका कुछ रोल नहीं आगे के। तो ये इनिशियल 2 महीने में ये मोस्ट ऑफ द टीबी के बैसिलाई को किल करते हैं ये 4 ड्रग्स। अच्छा। और बचे हुए 4 महीने में बचे हुए बैसिलाई को इरेडिकेट करने का काम करते हैं। तो ये लंबा ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि ग्रोथ ही बैसिलाई का स्लो है, इसलिए ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा टाइम तक देना पड़ता है। अगर गांठ वाला या बोन वाला टीबी है तो इसमें और 3 महीने एक्सटेंड करते हैं। अच्छा। 9 महीने का ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। सिंपल वाला अगर टीबी है तो। और अगर
ये सब 4 दवा से वो टीबी का बैसिलाई ठीक नहीं हो रहा है, तो ट्रीटमेंट अलग टाइप का है, उसे एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बोलते हैं। मतलब अच्छा। ये जो 4 टैबलेट है, मेडिसिन है, इन टैबलेट को वो टीबी का बैसिलाई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इन टैबलेट से वो टीबी का बैसिलाई नहीं मरता है, क्योंकि वो बैसिलाई बहुत स्मार्टली एक्ट करता है, मैंने बोला है। अगर ये ट्रीटमेंट 4 दवा वाला ठीक से नहीं लिया किसी पेशेंट ने, एक दिन का भी अगर ड्रॉप कर दिया या 2-4 दिन भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, दवा नहीं ली, तो वो बैसिलाई क्या करता है, वो ड्रग्स को रिएक्ट नहीं करता है, अभी उसके ऊपर वो मेडिसिन काम करना बंद कर देता है। ये चांसेस होते हैं अगर आप डिफॉल्ट करते हैं या ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लेते हैं, तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। बोलते हैं उसे कि अगर मतलब रेजिस्टेंस मतलब क्या, कि जो मेडिसिन 4 ड्रग्स हम दे रहे हैं उससे वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। अच्छा। तो ये इसका मतलब है कि एमडीआर टीबी हो गया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो गया, क्योंकि जो पहले मेडिसिन दे रहे हैं उससे वो ठीक नहीं होगा, तो फिर अलग टाइप के मेडिसिन होते हैं। अच्छा। और वो मेडिसिन बहुत महंगे है, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, और वो प्राइवेट में इजीली अवेलेबल भी नहीं है। उसका कोर्स लगभग 12 महीना 2 साल तक चलता है, कॉस्टली भी है, 4-5 लाख का ट्रीटमेंट है वो। अच्छा। तो ये गवर्नमेंट ने फिर क्या वो प्रोग्राम में अवेलेबल किया है पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, वो वाला ट्रीटमेंट। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, प्राइवेट के डॉक्टर्स को लिमिटेड रिसोर्सेस है वो सब देने के लिए। जैसे अभी आपने बताया कि बहुत लोग उसको ब्रेक भी करते हैं, मतलब ट्रीटमेंट का। मैं जब फील्ड पे हुआ करती थी तब मैं जानती थी कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे कि 4 मंथ लिया लेकिन फिर ब्रेक कर दिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही थी उनको दवा, और दूसरे जगह काम के लिए गए, लेबरर वर्कर के लिए गए, तो उस टाइम उनका ब्रेक हो जाता है। वहां के हॉस्पिटल और इनका कोई कार्ड बनता है जिसके थ्रू होता था। तो ये ब्रेक करके लेना, या फिर वहां से शुरू से शुरू करना होता है अगर हम ब्रेक कर दिए तो, या फिर उसका प्रोसेस क्या है? ये नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम में, एनटीईपी में, कंट्रोल प्रोग्राम में डॉट्स मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी थी, जिसके अंदर क्या होता था कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट लेनी है वो किसी उसके ऑब्जर्वर के अंडर लेनी, या तो वो घर का आदमी हो सकता है या हॉस्पिटल का स्टाफ हो सकता था, या फिर उसके घर की बाजू में कोई भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है तो खुद से कभी कभी बोलता है ठीक है इतने सब दवा मुझे नहीं लेनी, छोड़ भी सकता है वो, इसलिए किसी को सुपरविजन के लिए रखा था। हाँ। और ये सब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से ही पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाती थी, और पेशेंट अगर दूसरे एरिया में जा रहा है काम करने के लिए, लेबर वर्क, तो वहाँ का जो नजदीक का गवर्नमेंट फैसिलिटी है वहाँ पे ये कार्ड लेके जा सकते थे, उसे ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट बोलते हैं। अच्छा। तो सेम ट्रीटमेंट वहाँ से चलता था, फिर यहाँ का बॉक्स वहाँ का स्टाफ मोबिलाइज करके वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिलता था। तो ये गवर्नमेंट में प्रोविजन है, पेशेंट ने ये ट्रीटमेंट नहीं रोकना चाहिए एडहेरेंस के लिए। मतलब फिर से अगर हम रोक देते हैं तो फिर से हमें शुरू करना होता है, या फिर नहीं, गवर्नमेंट का ये ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट में उनको पता चल ही जाता है कि वो अभी तक पेशेंट ने कितना ट्रीटमेंट लिया है, तो वो वहां से आगे वही ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, पहले से नहीं शुरू करते। गवर्नमेंट के द्वारा हमें ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? गवर्नमेंट ये जो नेशनल प्रोग्राम ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल के लिए रन कर रहे हैं उसमें तो मेडिसिन फ्री है, डायग्नोसिस फ्री है, और फिर कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, और कुछ रिन्यूमरेशन भी दे रहे हैं पेशेंट को मॉनिटरी, कि वो खुद से भी कुछ खरीद सकते हैं। तो गवर्नमेंट इज डूइंग रियली अ ग्रेट जॉब फॉर टू इरेडिकेट और टू कंट्रोल दिस ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को टीबी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो पाए गए कि लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से है, या फिर अनएजुकेटेड है, उनको ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंस नहीं समझता है, या फिर जब क्लिनिकली या सिम्टम्स चले जाते हैं, पेशेंट को थोड़ा अच्छा लगने लगता है, तो पेशेंट खुद से ही वो ट्रीटमेंट बंद करो, उसे लगता है अब तो मुझे अच्छा लग रहा है, शायद 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में अगर पेशेंट को अच्छा लगता है, हाँ। तो उसे 6 महीने का इम्पोर्टेंस पेशेंट को नहीं समझता है कि ट्रीटमेंट कंप्लीट करना अगर अच्छा भी लगता है तो भी वो ट्रीटमेंट 6 महीने का कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बैक्टीरिया का ग्रोथ स्लो है। अगर बीच में ट्रीटमेंट रोक दिया तो बैक्टीरिया फिर से ग्रो हो जाएगा और उस दवा को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, रेजिस्टेंस डेवलप होगा, ये चांसेस होते हैं, और ये पेशेंट को नहीं समझता है, पेशेंट को पता नहीं होता ये, क्योंकि पेशेंट मेडिकली इलिटरेट होते हैं, या फिर जब उनको अच्छा लगता है तो कोई भी अच्छा लगने के बाद ट्रीटमेंट लेना बंद कर देता है। हाँ, और ये लंबा प्रोसेस चलने के कारण वो भी सोचते हैं कि अब तो मैं ठीक हो गया। Yes.
तो मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ। डेफिनेटली 2 महीने में किसी भी पेशेंट को सिम्टोमेटिकली अच्छा लगता है कि जैसे उसका फीवर चला जाएगा, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, खांसी कम हो जाएगी, तो पेशेंट को अच्छा लगना जब शुरू होता है तो पेशेंट ये सोचता है कि अब मैं ट्रीटमेंट क्यों लूं। लेकिन वो बैक्टीरिया कंट्रोल में नहीं है, पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ रहता है, पूरी तरह से वो तो उसको ये दवा किल नहीं करती बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को पूरा कंट्रोल में लाने के लिए 6 महीने का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। टीबी से हम बचे कैसे? अगर प्रिवेंशन की बात किया जाए तो इससे बचा कैसे जा सकता है? या डेफिनेटली ट्यूबरकुलोसिस ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। जिस मरीज को टीबी है उसको अच्छी तरह से एजुकेट करके अगर वो मास्क यूज करता है, वो कहीं भी स्पीड नहीं करे, थूके नहीं, क्योंकि जो भी वो खांसी आ रही है उसे बाहर स्पूटम आ रहा है, वो अगर कहीं स्पीड कर दे तो वो स्पीड में उसके स्पूटम में टीबी का बैसिला है, तो वो वहां से हवा में जाके किसी और को भी हो सकता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन में ये जरूरी है कि टीबी के पेशेंट ने मास्क यूज करना है, क्राउडेड प्लेस में जा रहा है, किसी को मिल रहा है, और वो कहीं भी स्पीड ना करे, कहीं भी थूके ना, ताकि वो दूसरों को इन्फेक्शन ना आ जाए। और अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखे, स्मोकिंग ना करे, डाइटिंग में भी बैलेंस डाइट अच्छा अगर हमारा है, प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छा है, तो टीबी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, या फिर टीबी का बैसिलस बॉडी में है तो भी वो मल्टीप्लाई होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कंट्रोल में रहेगा। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। और इसके लिए वैक्सीन भी है क्या? पहले से लगा ले तो? या बीसीजी का वैक्सीन बच्चा डिलीवरी होते ही उसे पहले दिया जाता है, ताकि मतलब उसे सीरियस प्रकार का टीबी, ब्रेन का टीबी, मेनिंजाइटिस ना हो। इसलिए ये वैक्सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर हॉस्पिटल में दिया जाता है, कंपलसरी है नेशनल प्रोग्राम में, वैक्सीन प्रोग्राम में, ताकि पहले 2 साल में बच्चों को टीबी से प्रोटेक्ट किया जाए। टीबी पेशेंट के डाइट में क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए? डाइट ऐसा टीबी पेशेंट के लिए अलग बनाते समय, कस्टमाइज करते समय ये करना जरूरी इसलिए पड़ा क्योंकि हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वेयर फ्रॉम लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटा, जिनको मतलब खाने में दाल, चावल, रोटी या फिर एग्स या फ्रूट्स बहुत रेयरली वो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। जो भी अपना बनता है काम करते समय रोटी और सब्जी खाएं, तो बिकॉज ऑफ दैट इम्यूनिटी डेफिनेटली उनका लो होने की वजह से उनको टीबी हो जाता है। तो ये ऐसा कुछ स्पेशल डाइट तो नहीं है, बस बैलेंस डाइट होना चाहिए। अगर हम बात करें डाइट से रिलेटेड, तो प्रोटीन कंटेंट हमारे डेली का जो हम खाना खाते हैं उसमें होना चाहिए। बॉइल्ड एग यू कैन इंक्लूड, स्प्राउट्स भी आप ले सकते हैं, इफ पॉसिबल आलमंड और ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, मीट है, फिश है। दिस एवरीथिंग शुड बी देयर इन द डाइट, यू हैव अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कि यही खाओ। ना खाने के लिए तो जंक फूड जो है वो अवॉइड करने चाहिए, ऑयली, फैटी, क्रीमी, ये सब शुड अवॉइड। टीबी को लेके ना बहुत सारा मिथ भी है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? या डेफिनेटली टीबी के बारे में जो मिथ है, ऐसा सोचते कि ये किसी सीन की वजह से या कर्स है, किसी भगवान का वजह से तुम्हारे ऊपर तुमने कुछ गलत किया इस वजह से। इट इज नॉट लाइक दैट। टीबी का साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि रॉबर्ट कॉक्स ने जब रिसर्च किया है इसे पेशेंट में, तो समझ में आया कि टीबी ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड। तो ये एक मिथ है कि कोई अदर कारणों से होता है, ऐसा नहीं है। टीबी इज साइंटिफिकली प्रूव्ड एंड इट इज बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक मिथ एंड फैक्ट है। और दूसरा ये कि टीबी कैसे फैलता है, तो डेफिनेटली ये खांसी के जरिए infected person can give this infection to the other normal person in the close proximity. जब हम खांस रहे तो बाहर जो हमारे लंग्स में से एयर आ रही है उसके साथ टीबी का बैसिलस अगर लंग्स में है तो आ रहा है। तो वी शुड यूज मास्क, वी शुड नॉट स्पीक इन कॉमन एरियाज और पब्लिक प्लेसेस। अब क्या
कोई होम रेमेडीज भी है जिससे बचा जा सकता है? या ये भी एक मिथ है कि हम होम रेमेडी से टीबी को दुरुस्त कर सकते हैं क्या, लेकिन फैक्ट ये है कि साइंटिफिकली प्रूवन मेडिसिन जो है, जो 4 ड्रग्स इनिशियल 2 मंथ्स में देते हैं इंटेंसिव फेज में, वो टीबी के बैसिलाई को मारने में सक्सेसफुल है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। इसीलिए कोई भी होम रेमेडीज या हर्बल मेडिसिन इसमें ट्यूबरक्लोसिस में काम नहीं करता है। जो रिसर्च में पाया गया साइंटिफिकली प्रूव मेडिसिन है वही देना चाहिए, ताकि टीबी का वो बैक्टीरिया को किल करके पेशेंट को ठीक कर सके। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को ट्यूबरक्लोसिस के लिए? इस पॉडकास्ट के जरिए मैं यही बताना चाहूंगा कि ट्यूबरक्लोसिस ये प्रिवेंटेबल क्यूरेबल डिजीज है। इसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है मास्क यूज करके, हेल्दी लाइफस्टाइल रख के, कहीं भी स्पीड ना करके, दूसरों को इन्फेक्शन ना देके, इसका अवेयरनेस बढ़ा के। और अगर किसी को बाय चांस ये टीबी होता है तो उसे प्रॉपर टाइमली डायग्नोज करके ट्रीटमेंट लेने के बाद ये पूरी तरह से क्योर भी हो सकता है। 80% क्योर रेट है। अगर वो आपने ट्रीटमेंट बीच में बंद किया और एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी हुआ तो उसमें भी अच्छा क्योर रेट है, 20% का क्योर रेट है। तो डेफिनेटली प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज है। इसका अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है। किसी को भी अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, कहीं गांठ आई है, वजन कम हो रहा है, बुखार शाम को आ रहा है, तो आपने टीबी के लिए जांच कर लेना चाहिए। और ये टीबी किसी को भी हो सकता है, बॉडी के कोई भी पार्ट हो सकता है, इसमें गरीब अमीर कोई भेदभाव नहीं है। बस यही बोलना चाहूंगा इसके बारे में। थैंक यू। जैसे कि डॉक्टर अशोक ने बहुत ही विस्तृत रूप से ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर में जानकारी दी। ये प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। तो आपको बस इतना करना है कि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, और ये गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका जांच फ्री होगी, मेडिसिन फ्री मिलेगी। तो आप जाएं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको सही जानकारी और एक सही डायरेक्शन मिली होगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। थैंक यू।